हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 38वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आयुष ने गुस्से से सुहाना का कंधा पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, बोलो सुहाना मेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ये सुनकर सुहाना ने एक झटके में आयुष को छक्का दे दिया। आयुष 2 कदम पीछे चला गया। सुहाना ने अपनी उंगली आयुष की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, आखिर मैंने तुम्हें कब धोखा दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की कि मैं तुम्हें धोखा दिया है। आयुष फिर से सुहाना के पास गया और उसके हाथों को पकड़ता हुआ बोला, तुम मुझे धोखा दे सकती हो और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोल भी नहीं सकता हूँ। रेहा तेजी से आगे आए और आयुष और सुहाना को अलग करते हुए बोली, आयुष सुहाना उसे दर्द हो रहा है। आयुष ने गुस्से से रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा तुम हमारे बीच में नहीं आओगी। चुपचाप से वहीं खड़ी रहो, मुझे अपनी पत्नी से सवाल पूछना है और उसका जवाब मुझे अभी के अभी जानना है। रेहा ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ा और बोली, आयुष अभी के अभी सुहाना का हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। आयुष गुस्से में रेहा और सुहाना दोनों को देख रहा था। अभिमान आगे आया और रेहा का हाथ आयुष के कॉलर से हटाते हुए बोला, रेहा तुम इस मामले से दूर रहो। ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है, यही दोनों सॉल्व करेंगे। ये बोलते हुए अभिमान ने गुस्से से रेहा का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में लेकर चला गया। रेहा उसके बाद चिल्लाते रह गई, पर अभिमान उसे ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे कमरे में क्यों लाए? मुझे नीचे जाना है और उस आयुष के दिमाग को ठिकाने पर लगाना है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, कब तक तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में आती रहोगी? ये सुहाना और आयुष का मैटर है, दोनों को सॉल्व करने दो। अगर आज ऐसी प्रॉब्लम वह सॉल्व नहीं करेंगे खुद से और तुम उनकी हेल्प करोगे तो फ्यूचर में बड़े बड़े प्रॉब्लम वह दोनों खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर रेहा ने कहा, आयुष ऐसा कैसे सोच सकता है? मेरी बहन उसे धोखा दे सकती है, जबकि उसे पता है सुहाना उसे कितना प्यार करती है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मुझे ये सारी बात पता है, उसको कोई गलतफहमी हो गई है और उन दोनों की गलतफहमी उन दोनों को ही सॉर्ट आउट करने दो। प्लीज़ तुम उन दोनों के मैटर से दूर रहो। ये सुनकर रेहा ने गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका और बाथरूम की तरफ चली गई और बोली, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। ये बोलते हुए रेहा ने बाथरूम का दरवाजा खोला और शावर ऑन करके शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अब इस लड़की का क्या करें? इसे ज्यादा ही गुस्सा आता है, मेरा फिर दिमाग खराब हो गया है। यह मेरे भाई को जो भी गलतफहमी हुई थी, इसे सारा मैटर कमरे में जाकर सॉर्ट आउट करना चाहिए था और इसकी वजह से मुझे अपनी बीवी को मानना पड़ेगा। ये बोलते हुए अभिमान भी बाथरूम के अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। नीचे हॉल में दिव्या ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, आयुष जो भी बात है तुम दोनों कम से कम रूम में कर सकते हो, इस तरह यहाँ पर अपने रिश्ते का मजाक बनाना बंद करो। आयुष ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, रिश्ते का मजाक में नहीं बना रहा हूँ दिव्या, ये की बना रही है। मुझसे शादी होने के बाद ये की उस रौनक के साथ शॉपिंग कर रही है और कई घंटे तक तो उसके घर पर ही थी, आखिर यह अकेले उसके घर पर क्या रही थी? ये सुनकर सुहाना को सारा मैटर समझ में आ गया।
सुहाना ने आयुष की तरफ देखते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है आयुष, अभी हमारी शादी को तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुमने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। और क्या तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव लगा रखा है जो तुम्हें पता चल गया कि मैं आज रौनक के साथ शॉपिंग कर रही थी और उसके घर गई थी। ये सुनकर आयुष ने गुस्से से कहा, मुझे ये सारी बात ड्राइवर ने बताई है। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हें ड्राइवर की बातों पर इतना यकीन है? एक बात तुम मुझसे पूछने आए कि बात क्या हुई है? सीधा मुझ पर हाथ उठा दिया। ये बोलते हुए सुहाना ने आयुष को जोर से धक्का दिया और अपनी उंगली को आयुष की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, हाँ, मैं रौनक के साथ शॉपिंग कर गई थी और हाँ, मैं उसके घर भी गई थी और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, सिया। आयुष ने सुहाना की तरफ देखकर कहा, सुहाना, ये सिया कौन है और रौनक और तुम्हारा सिया से क्या लेना देना है? सुहाना ने कहा, आयुष, कुछ दिन पहले रौनक से एक का एक्सीडेंट हो गया था। उसका नाम सिया है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो रौनक ने उसे अपने घर पर रख लिया है। उसने कुछ सामान की लिस्ट दी थी और रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सामान कैसे लेना है। और फिर उसकी के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े की नहीं थे, इसीलिए रौनक ने मेरी हेल्प मांगी थी। मैं बस उसके घर के सामान लेने में हेल्प कर रही थी और उसके बाद मैंने उसके लिए कुछ कपड़े भी खरीदे थे और मैं उसके घर बस सिया से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर यह कौन लड़की है जिसकी वजह से रौनक कितना बिजी हो गया है और बस उसी के बारे में सोच रहा है। मैं बस सिया से मिलने गई थी, इसके अलावा मैं वहाँ कुछ नहीं कर रही थी। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो रौनक से पूछो, और अगर हम दोनों पर यकीन नहीं है तो अभी के अभी रौनक के घर जाओ और जाकर देख लो कि उसके घर में एक लड़की रह रही है जिसका नाम सिया है। और अगर फिर भी हम सब पर यकीन नहीं है तो जाकर अभिमान जीजू से सारी बातें पूछ लो, क्योंकि अभिमान जीजू ने ही सिया को रौनक के घर रखवाया है। ये बोलते हुए सुहाना रोते हुए दौड़ते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर बहुत ज्यादा रोने लगी। सुहाना की सारी बात सुनने के बाद आयुष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे एक बार तो सुहाना से पूछ लेना चाहिए था, पर मैंने उससे पूछा नहीं, सीधा उसे पर हाथ उठा दिया। ये सुनकर दिव्या ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें तो कहा ही था, अगर कोई गलतफहमी हुई की थी तो तुम्हें उस रूम में जाकर पूछना चाहिए था। इस तरह उसकी जाति नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि उस पर हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। अभी तुम्हारी शादी को एक हफ्ते भी नहीं हुआ है और तुम्हारे बीच इतनी बड़ी झगड़ा लड़ाई हो गया है। अगर इसी तरह तुम्हारा रवैया रहा ना तो वह दिन दूर नहीं कि सुहाना तुमसे तंग आकर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ये बोलकर दिव्या ने आयुष्मान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और आयुष्मान के साथ सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। दिव्या की बात सुनने के बाद आयुष घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। और कभी नहीं जा सकती है, बीता नहीं सुहाना मुझे छोड़कर। वह सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं उसे कभी किसी और के पास जाने नहीं दे सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुहाना मेरी थी और मेरी ही रहेगी। ये बोलते हुए आयुष ऊपर सुहाना के कमरे की तरफ देख रहा था, जो रूम अब बंद हो चुका था। श्रीमती राजपूत आयुष के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह कि तुमसे कितना प्यार करती है? एक बार उस पर शक करने और इल्जाम लगाने से पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए था।
आयुष श्रीमती राजपूत के गले लग गया और रोते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, मैं क्या करूं? मुझे जैसे ही पता चला कि सुहाना उस रौनक के साथ शॉपिंग कर रही थी और उसके घर पर थी, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे पर चिल्ला दिया और इल्जाम लगा दिया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर मुझे पता है कि वो मुझे माफ नहीं करने वाली है। मुंह में बहुत बुरा हूं ना, मैंने उसकी पर शक किया जो पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आयुष बहुत ही ज्यादा रो रहा था। श्रीमती राजपूत ने आयुष के बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा तुम उससे अगर दिल से माफी मांगोगे तो वह समझ जाएगी। एक बार कोशिश तो करो। अपनी बात इसे समझने की मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारी बातों को समझ जाएगी। अगर हम जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार से माफी मांगते हैं तो वो हमें माफ कर देते हैं। तुम्हें एक बार अच्छे से सुहाना से बात करनी चाहिए, चाहे उसके पैर पकड़ो या हाथ पकड़ो, पर उससे माफी मांगो। तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा होना ठीक नहीं है। और अब से ऐसा कुछ भी होगा तो पहले सब कुछ अच्छे से पता कर लेना और सुहाना से बात कर लेना। इस तरह तमाशा करने की और उसे पर हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष मिसेज राजपूत से अलग हुआ और बोला, मॉम आप सही बोल रही हो, मैं दिल से सुहाना से माफी मांगूंगा। ये बोलते हुए आयुष दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। श्रीमती राजपूत भी अपने कमरे की तरफ चली गई। अभय ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ नेहा? मिसेज राजपूत बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आयुष में कब समझदारी आएगी। इससे छोटी सी बात को लेकर उसने तमाशा बना दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सुहाना और उसका झगड़ा ज्यादा आगे तक ना बढ़ जाए। अभय ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, अगर उनकी बात आगे तक बढ़ भी गया तो मुझे पूरा यकीन है तुम अपने बेटे बहू को अलग नहीं होने दोगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही बोल रहे हो अभय, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आयुष और सुहाना को अलग नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे और बहू एक साथ रहे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, पर मैं उन दोनों को हमेशा साथ रखने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर अभय मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ आयुष कमरे के बाहर खड़ा बार बार सुहाना को आवाज दे रहा था, पर सुहाना दरवाजा नहीं खोल रही थी। सुहाना ने गुस्से से रोते हुए बोली, आयुष मैंने एक बार तुम्हें कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और प्लीज कमरे का दरवाजा खटखटाना बंद करो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं सच बोल रही हूँ, अभी आधी रात होने वाली है। मैं इसी समय राजपूत हवेली छोड़कर खुराना मेंशन चली जाऊंगी। ये सुनकर आयुष ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर प्लीज इस घर को कर मत जाना। ये बोलते हुए आयुष दरवाजे पर ही बैठ गया और अपने हाथों को दीवार पर पटकते हुए मन में बोला, आयुष तेरा दिमाग खराब है, कुछ भी करने से पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए। आयुष कमरे के बाहर से उठ गया और एक रूम में चला गया जहां चारों तरफ से शराब भी शराब था। आयुष ने एक शराब की बोतल उठाई और बिना उसमें कुछ मिलाए डायरेक्ट उसे बोतल को पीने लग गया। आयुष लगातार 2-3 बोतल को पी चुका था। आयुष ने एक बोतल को अपने हाथ में ही तोड़ दिया और गुस्से से कहा, इसी हाथ से ना मैंने सुहाना को थप्पड़ मारा था, आज मैं इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए आयुष हाथ को बार बार दीवार पर मार रहा था। आयुष ने शराब की बोतल उठाई और जोर से अपने हाथों से बोतल को दबाने लगा,
शराब की बोतल की कांच टूटकर आयुष के हाथ में अंदर की चला गया। उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा था, पर उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। आयुष अभी भी रोते हुए शराब के नशे में बोल रहा था, आई एम सॉरी सुहाना, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए आयुष रो रहा था। आयुष के दोनों हाथों से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। रोते रोते आयुष वही फ्लो पर बेहोश हो गया, जहां चारों तरफ से कांच की कांच थी। अभिमान के कमरे में अभिमान ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, रेहा का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। रेहा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अभिमान, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, प्लीज वॉशरूम से बाहर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर अभिमान रेहा के पास गया और उसके कंधे को सहलाते हुए रेहा के कान में बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकल सकती हो, क्योंकि गुस्सा अपने अंदर रखना अच्छा नहीं होता है रेहा। रेहा ने अभिमान को दूर धक्का दिया और उसकी तरफ उंगली करते हुए बोली, आखिर आयुष की हिम्मत कैसे हुई सुहाना को पर हाथ उठाने की? क्या उसे नजर नहीं आता कि सुहाना उससे कितना प्यार करती है? बेचारी जब से आई है उसका फेवरेट खाना बना रही थी। उसमें क्या सोचा था, उसके सारे अरमान आयुष ने पानी फेर दिया। ये सुनकर अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया है ऐसा, आखिर क्या करने वाली थी सुहाना? ये सुनकर रेहा की आंखों में आंसू आ गए। रेहा ने रोते हुए कहा, आज सुहाना ने अपना पूरा कमरा डेकोरेट करवाया था, मैंने भी उसकी मदद की थी। आज सुहाना पूरी तरह से आयुष को एक्सेप्ट करने वाली थी और उसने आज सारा खान सिर्फ आयुष का ही फेवरेट बनाया था। क्योंकि कल से उसे ऑफिस जाना था, तो वह कुछ नहीं बना पाती, इसीलिए उसने सारा कुछ आयुष की पसंद का बनाया था। जब से आई है न तब से किचन में बस खाना ही बना रही थी, और अपने कमरे को भी उसने डेकोरेट करवाया था सिर्फ आयुष के लिए। और उसने क्या किया, एक मी या जो भी हो सकती वजह से उसने सुहाना पर हाथ उठा दिया। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर दिव्या से पूछो सुहाना आज के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। पर आयुष ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेंक दिया। ये बोलते हुए रेहा रोते रोते फर्श पर गिर गई। शावर का पानी अभी भी रेहा के ऊपर ही गिर रहा था। रेहा का पूरे शरीर थरथरा रहा था। अभिमान ने रेहा को फर्श पर से उठाया और गले लगाते हुए बोला, तुम उन दोनों के कारण इतनी क्यों परेशान हो रही हो? उन दोनों का मामला वह दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्लीज खुद को टेंशन देना बंद करो। और इस तरह से खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं होने वाला है। रेहा बस रोते हुए यही बोल रही थी। सुहाना का दिल टूट गया। अभिमान, उस बेचारी की क्या हालत हो रही है। अभिमान ने रेहा को गले लगा लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, रेहा प्लीज शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि आज सुहाना को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होगा। घर जब सारी सच्चाई आयुष को पता चलेगा तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। आयुष पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा इस गलती की वजह से, पर ऐसा होना भी जरूरी है। उन दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट होने के लिए कितनी गलतफहमी होना और गलतफहमी को दूर होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आयुष के कमरे में सुहाना अभी भी दरवाजे से लगकर रो रही थी। तभी सुहाना की नज़र बेड पर गई, जो बहुत अच्छे से डेकोरेट था। सुहाना गुस्से से बेड के पास गई और बेड के चादर को उठाकर हवा में उछाल दी। चादर उछलने की वजह से सारे गुलाब के फूल चारों तरफ गिर गए।
चारों तरफ के डेकोरेशन को सुहाना इधर से उधर तोड़ तोड़ कर फेंकने लगी। सुहाना ने गुस्से में कहा, आयुष तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? क्या मैं कैरेक्टरलेस हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करने वाली हूँ। ये बोलते हुए सुहाना गुस्से से वॉशरूम के में चली गई और शॉवर ऑन करके वहीं पर बैठकर रोते हुए बोली, मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया था, पर आखिर तुमने क्या किया? तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, एक बार की मुझे पूछने की जगह सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए और ऊपर से मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। आयुष राजपूत, और इसकी सजा तो तुम्हें सुहाना मेहरा देकर ही रहेगी। आयुष्मान के कमरे में दिव्या बेड पर बैठी, कहीं गुम हो तुम सी बैठी हुई थी। ये देखकर आयुष्मान ने कहा, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? ये सुनकर दिव्या ने कहा, मुझे सुहाना के लिए आज सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आयुष ने बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारी पर हाथ उठा दिया। आयुष्मान ने दिव्या के पास बैठते हुए बोला, हाँ मुझे भी उसके लिए बुरा फील हो रहा है, पर प्लीज तुम ज्यादा सोचना बंद करो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अचानक से दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। दिव्या ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है सुहाना ने आज अपनी सुहागरात की सेज तैयार की थी। मैंने और रेहा ने भी उसकी मदद की थी। आज सुहाना और आयुष हमेशा के लिए एक होने वाले थे, पर आयुष के इस गुस्से के लिए और उस पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से बेचारी सुहाना के सारे अरमान धड़े रह गए। मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं वह खुद को कैसे संभाल रही होगी। एक लड़की जो आज अपने पति के लिए तैयार होने वाली थी, खुद को पूरी तरह से उसे सौंप देने वाली थी, आज उसके सारे सपने टूट गए हैं। उसका दिल और उसका प्यार सब कुछ टूट गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं सुहाना के लिए। आयुष्मान ने दिव्या को गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम कुछ नहीं कर सकती हो दिव्या, बस भगवान से प्रार्थना करो कि उन दोनों का रिश्ता जल्दी ठीक हो जाए। और प्लीज मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के वजह से भी तुम ज्यादा टेंशन लो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। हमने हमारा पहला बच्चा ऑलरेडी खो दिया है और कॉम्प्लिकेशंस के वजह से हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए तुम टेंशन लेना बंद करो। और रही आयुष और सुहाना की बात, तो अभिमान और रेहा संभाल लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हुए आयुष्मान ने बहुत आराम से दिव्या को बेड पर लेटा दिया और बोला, दिव्या सो जाओ, और उसके ऊपर चादर रखते ये बोलते हुए आयुष्मान ने दिव्या के सर पर किस किया और उसे पकड़कर सो गया। अभिमान के बाथरूम में रेहा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रेहा के दोनों हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। रेहा का पूरा चेहरा रोकर लाल हो गया था। अभिमान ने रेहा के होठों की तरफ देखते हुए कहा, रेहा रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोलते हुए अभिमान ने शावर बंद कर दिया। रेहा ने गुस्से से शॉवर खोल दिया और कहा, अभिमान प्लीज आज मुझे इस शावर के साथ अपना सारा दर्द बाहर निकलने दो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है अभी उस आयुष को जाकर सर फोड़ दूं। ये सुनकर अभिमान ने रेहा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। रेहा ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाने की कोशिश की। अभिमान ने अपना हाथ
रेहा के सर के पीछे रखकर उसके चेहरे को बहुत जोर से पकड़कर उसे किस करने लगा। करीब 10 मिनट रेहा कोशिश करती रही पर अभिमान रेहा से दूर नहीं हुआ। अब रेहा ने हार मान ली और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। अभिमान अब उसे सॉफ्टली किस करते करते उसके बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगा है। रेहा की हल्की सांस भारी होने लगी। रेहा ने धीरे से कहा, अभिमान मैं गुस्से में हूँ। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए हूँ, तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए। ये बोलते हुए अभिमान ने झटके में रेहा के टॉप उतार कर बाथरूम के स्लैग पर फेंक दिया और गोद में उठा लिया उसे अपनी। रेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमान ने रेहा को बाथरूम के फर्श पर लेटाया और उसकी तरफ देखता हुआ बोला, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाला हूँ। अब चुप हो जाओ और एंजॉय दिस मोमेंट। ये बोलते हुए अभिमान ने रेहा की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। अभिमान रेहा को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। रेहा के हाथ भी अभिमान के पीठ पर थे। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो वॉट, जिस तरह से तुम बहुत टेस्टी हो, इस तरह से तुम मुझे भी खा सकती हो। ये सुनकर रेहा मुस्कुरा दी और अभिमान के चेस्ट पर और उसके बॉडी के कई हिस्से पर किस के साथ साथ बाइट करने लगी। अभिमान की भी हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शरीर इतना बड़ा और मजबूत है, शेर की तरह है, और तुम एक छोटी सी खरगोश की तरह, तुम्हारे दांत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। बस हल्की गुदगुदी महसूस हो रही है और एक अलग ही तरह का सेटिस्फाई महसूस हो रहा है। ये सुनते हुए रेहा ने अपने हाथ अभिमान की बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर चलाना शुरू कर दिया। रेहा अभिमान को किस करते हुए बोली, अभिमान प्लीज लव मी टुनाइट एज मी एंड योर लव। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के जरिए अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकलना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अभिमान में तुम्हें महसूस करके खुद को पूरी तरह से खो देना चाहती हूँ। ये सुनकर अभिमान ने रेहा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे कोई 20 मिनट तक किस करने लगा। अभिमान रेहा से दूर होते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत नहीं होने वाली है। आई एम ऑलवेज विद यू। रेहा और अभिमान दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। बाथरूम में बस इन दोनों की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। रेहा ने मदहोशी भरी नजरों से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान मुझे तुम्हें महसूस करना है। अभिमान ने एक झटके में बिना वार्निंग दिए रेहा को अपने आगोश में भर लिया। रेहा की एक हल्की सी चीख निकली। उसके आंखों के कोने से हल्का आंसू निकलने लगा। ये देखकर अभिमान ने कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस हल्का सा दर्द है, जो मैं महसूस करके बहुत खुश होती हूँ। वो दर्द कुछ नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा होता है जब मैं तुमसे दूर होती हूँ। ये बोलते हुए अभिमान का गला पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से सताते हुए बोली, मैं तुम्हें पूरी तरह से फिल करना चाहती हूँ। अभिमान ने रेहा को किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और दोनों अब बच्चे नहीं हैं। तुम उन दोनों की टेंशन लेना बंद करो, वो दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं। ये बोलते हुए अभिमान रेहा को फिर से किस करने लगा। अभिमान रेहा दोनों पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि बाथरूम में हम दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल है? ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए एक आंख मारी।
अभिमान ने रेहा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर चला गया। अभिमान रेहा के ऊपर आ गया और उसकी पूरी बॉडी पर किस की बारिश करने लगा। इसी तरह अभिमान और रेहा दोनों अपने प्यार की दुनिया में गुम हो गए। सिसकियों की आवाज आ रही थी और उस रूम में बस दोनों की बस मदहोशी भरी आवाज में रेहा अभिमान का नाम ले रही थी और अभिमान रेहा के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। खुराना मेशन। वैभव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वैभव ने करवट बदली। वैभव ने अपना हाथ सौम्या की तरफ बढ़ाया पर उसे बेड पर सौम्या महसूस नहीं हुई। यह महसूस होते ही वैभव ने अपनी आंखें खोल दिया और बेड चारों तरफ देखा पर बेड पर इस समय वैभव अकेला था। वैभव ने पूरे कमरे में चेक किया पर सौम्या कमरे में नहीं थी। वैभव ने जाकर वॉशरूम में भी देखा, सौम्या वॉशरूम में भी नजर नहीं थी। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये कि आधी रात होने वाली है, पता नहीं ये कि कहाँ चली गई है। ये बोलता हुआ वैभव अपने कमरे से निकलकर हॉल में चेक करने लगा पर सौम्या उसे हॉल में भी नजर नहीं आई। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। वैभव दौड़ते हुए किचन के अंदर गया। किचन की लाइट ऑफ थी। वैभव ने देखा कि एक परछाई किचन में है। वैभव तेजी से गया, और तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस परछाई को पकड़ते हुए बोला, कौन हो तुम? ये सुनकर सौम्या ने कहा, वैभव ये मैं हूँ, क्या मुझे अंधेरे में मार दोगे? ये सुनकर वैभव ने जल्दी से अपना हाथ स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम पागल हो गई हो? अंधेरे में आधी रात को किचन में क्या करने आई हो? लाइट ऑन करते हुए बोला। सौम्या ने गुस्से से कहा, ये किचन है, यहाँ खाना बनता है तो जाहिर सी बात है कि हाँ खाना होगा। मैं बस खाना के लिए आई थी, मुझे भूख लगी हुई है। ये सुनकर वैभव ने कहा, क्या तुमने खाना नहीं खाया था? सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गई थी, इसलिए रात को मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने बस दोपहर में ही थोड़ा सा खाना खाया था, अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मैं बस किचन में चेक कर रही थी कि कुछ खाने के लिए है कि नहीं। वैभव ने सौम्या को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ सामने तो खाना है, तुम क्या खोज रही हो? ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, मुझे आइसक्रीम खानी थी, इसलिए फ्रिज देखने के लिए जा रही थी घर, उससे पहले कि तुम आ गए। मैंने सोचा कि मैं लाइट ऑन करती हूँ तो कोई ना कोई जरूर उठ जाएगा, इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं की थी, पर देखो लाइट ऑफ करने के बावजूद भी तुम उठ गए। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, जंगली बिल्ली को रात को आइसक्रीम खाना है? ये बोलकर वैभव जोर जोर से हंसने लगा। सौम्या ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है तुम्हें। तुम भूल रहे हो वैभव खुराना कि मैं इटली की क्वीन हूँ। अगर तुमने मुझे चिढ़ाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तुम इटली की क्वीन इसलिए हो क्योंकि मैं इटली का किंग हूँ, ने किंग नहीं होता तो तुम कभी क्वीन नहीं बनती। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सही बात है ना। शादी के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया तो फिर तुम्हारी किंग की कुर्सी भी है, मेरी हो गई तो मैं अकीन हूँ। वैभव ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं आधी रात को ये कौन सा अजीब सा लॉजिक ये की लगा रही है। सौम्या ने फ्रिज से आइसक्रीम निकाली और खाने लगी। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी जी अगर आपका खाना हो जाएगा तो थोड़ा सोने भी चल लिया कीजिए।
ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ना मेरे पैर में सूजन आ रहे हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा। ये सुनकर वैभव ने एक झटके में सौम्या को अपनी गोद में उठा लिया। सौम्या ने कसकर अपने आइसक्रीम को ते हुए बोली, अगर मुझे या मेरी आइसक्रीम को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ वैभव खुराना। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो मुझे बात बात पर अभिमान भी धमकी नहीं देता है, जितना कि तुम देते रहती हो। ये सुनकर सौम्या मुस्कुरा दी और वैभव के गोद में ही वैभव के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगी। यह महसूस करते हुए वैभव ने सौम्या के होठों को किस करते हुए बोला, तुम्हारे होठ बहुत सॉफ्ट, ज्यादा ही मीठे हैं। मन कर रहा है इसे अभी के अभी पूरा निचोड़कर उसका रस पी लूं मेरी जंगली बिल्ली। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वैभव खुराना आपको रोका किसने है, मैं और मेरे होठ दोनों आपके ही तो है। सौम्या की बातें सुनकर वैभव मुस्कुरा दिया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। वैभव सौम्या को किस करने के साथ साथ सीढ़ियां भी चल रहा था। वही सौम्या ने अपने एक हाथ से वैभव को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आइसक्रीम के बाउल को पकड़ रखा था। करीब 10 मिनट बाद सौम्या को अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बैठते हुए बोला, मेरी जंगली बिल्ली आराम से बैठो। ये बोलकर वैभव ने सौम्या को हाथ से आइसक्रीम का बाउल ले लिया और खुद अपने हाथों से सौम्या को आइसक्रीम खिलाने लगा। सौम्या ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ वैभव के कंधे में रख लिया और खिला रहा था। जैसे जैसे वैभव सौम्या को आइसक्रीम हर बाइट खाने के बाद सौम्या हल्का हल्का वैभव की होठों पर किस कर रही थी। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम्हारे होंठ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आइसक्रीम खाकर मुझे ये और भी टेस्टी लग रही है। तुम्हारे होठों से यह। सौम्या ने अपनी एक उंगली वैभव के गले से सीने पर चलाते हुए बोली, कुछ हो रहा है क्या मिस्टर खुराना। वैभव ने अभी भी सौम्या को आइसक्रीम खिलाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता है मिसेज खुराना की क्या हो रहा है। ये सुनकर सौम्या मुस्कुराने लगती है। वैभव ने कहा, अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से आधी रात को तुम्हें भूख क्यों लग जाती है। आधी रात को ही मुझे क्यों भूख लगती है। वैभव ने सौम्या को ऊपर से नीचे तक देखा। सौम्या देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, पर उसका चेहरा कुछ दिनों से हल्का पीला पीला महसूस हो रहा था। वैभव ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या स्टॉप। ये सुनते ही सौम्या के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। वैभव ने सौम्या के हाथों को पकड़ा और नीचे करते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से में कहा, वैभव तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस करना है। वैभव ने सौम्या की तरफ देखकर बोला, सौम्या तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। कुछ दिनों से तुम इन सब के चक्कर में ठीक से सो नहीं पा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी आधी रात हो चुकी है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सोने की जरूरत है। अगर अभी कुछ स्टार्ट हुआ तो सुबह हो जाएंगे और तुम फिर सो नहीं पाओगी। ये सुनकर सौम्या ने अपने हाथ वैभव के कंधे पर रख लिए और उसे अपनी तरफ खींचकर रखकर उसे किस करने लगी। वैभव भी उसे किस करने लगा। करीब 20 मिनट के किस के बाद सौम्या वैभव से दूर हो गई और बोली, ओके ठीक है, आज रात कुछ नहीं करते। वैभव पर प्रॉमिस मी कल रात तुम मेरे लिए खास बनाओगी और रोमांटिक जैसा मैंने कभी महसूस ना किया हो, वह भी हमेशा से तुलना में बहुत ही ज्यादा। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा,
ओके मेरी जंगली बिल्ली, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें सो जाना चाहिए। ये बोलते हुए वैभव ने सौम्या को बैग कर लेटा दिया और उसके ऊपर एक चादर डाल दी। वैभव सौम्या के बगल में आ गया और उसे बाहों में भरते हुए बोला, सो जाया करो, इस तरह आधी रात को मत उठा करो। अगर तुम्हें कुछ खाने का मन भी होता है तो मुझे बोल दिया करो। तुम्हें पता है जब मेरी आंख खुली थी और तुम मेरे पास नहीं थी, कितना डर गया था मैं। ऐसा अजीब फील हो रहा था मुझे, मेरी जान निकल रही थी। पता नहीं क्यों जबकि तुम मुझसे थोड़ी सी भी दूर जाती हो तो एक अजीब सा डर मेरे अंदर रहता है, जैसे कोई मुझे तुमसे अलग कर देगा। सौम्या प्लीज मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो, वरना तुम जानती हो कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मजबूरन होगा। ये सुनकर सौम्या ने कहा, ओके ठीक है वैभव, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझ पर नजर मत रखो। तुम्हें पता है ना, मुझे बॉडीगार्ड हो या सीक्रेट जासूस अपने आसपास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे हमेशा से खुलकर जीना पसंद है और मुझे इस तरह से बंदियों में कैद नहीं रहना है। वैभव ने सौम्या से कहा, मैं भी तुम्हें कैद नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें खो देने के डर से मेरा दिल हर समय दर्द होता रहता है, एक अजीब सा खालीपन महसूस होती है। तुम्हारी दूर जाने से मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाओ और इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। वैभव की सारी बात सुनने के बाद सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एहसास हो गया है मिस्टर खुराना कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो सिर्फ आपके लिए मैं हमेशा खुद को सेफ रखने की कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन में मैं पहले खुद को बचाऊंगी। ये सुनकर वैभव मुस्कुरा दिया और सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, जंगली बिल्ली रात के 3 बज रहे हैं, अब तो सो जाओ। ये सुनकर सौम्या मुस्कुरा दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह रेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। रेहा ने अपने बगल में देखा तो अभिमान उसे पकड़कर सो रहा था। रेहा ने धीरे धीरे बेड से उठ गई और अपने आप को देखने लगी। रेहा ने इस समय अभिमान की एक शर्ट पहन रखी थी। ये देखकर रेहा मुस्कुरा दी। वहीं अचानक से रेहा को कल रात की सारी बातें याद आने लगी। ये याद आते ही रेहा गुस्से से बेड से उठ गई और बिना अभिमान को उठाए वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आयुष के कमरे की तरफ चली गई। रेहा जैसे ही आयुष के कमरे में गई, आयुष का कमरा खुला हुआ था। रेहा ने बार बार सुहाना को आवाज दिया, पर सुहाना नहीं थी। अब रेहा को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा डर लगने लगा। यह एक एक करके सारे नौकरों को सुहाना के बारे में पूछ रही थी, पर सुहाना पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। रेहा ने दिव्या और आयुष्मान की तरफ देखकर कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि सुहाना कहाँ है? मैं सुबह से उसे खोज रही हूँ, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही है। दिव्या ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, नहीं रेहा, मुझे नहीं पता सुहाना कहाँ है। मैं तो पिछले 1 घंटे से हाल में ही हूँ, पर मैंने ना सुहाना और ना ही आयुष दोनों में से किसी को देखा है। ये सुनकर रेहा ने सभी नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, पूरे घर में आयुष और सुहाना को ढूंढो और वो दोनों जहाँ कहीं भी है मुझे अभी के अभी बताओ। ये सुनकर सभी नौकर आयुष और सुहाना को खोजने लग गए। कुछ देर बाद सभी नौकरों ने रेहा के पास आकर कहा कि सुहाना घर में नहीं है। तभी एक नौकर की चिल्लाने की आवाज आई। सभी दौड़कर उस रूम में गए तो उसने देखा कि आयुष के पूरे शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था।
ये देखकर रेहा बहुत ज्यादा हैरान हो गई है। रेहा आयुष की तरफ गई और उसे उठाते हुए बोली, उसे क्या हुआ है? तभी दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, रेहा आयुष के पेट में चाकू लगा हुआ है। ये देखकर अब रेहा का ध्यान उसके पेट पर गया जहां चाकू लगा हुआ था और उसके पेट से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। ये देखकर सभी डर के मारे आयुष की तरफ देखने लगे। आयुष्मान ने जल्दी से आयुष को अपने गोद में उठाया और उसे लेते हुए सीढ़ियों से भाग का हाल से होते हुए गाड़ी में लेकर चला गया। आयुष्मान के पीछे रेहा और दिव्या भी जा रही थी। रेहा ने एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, सभी को जाकर बता दो कि हम आयुष को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये बोलकर रेहा दिव्या को लेते हुए दूसरी कार से हॉस्पिटल चली गई। सभी स्टाफ एक एक कर सभी को इन्फॉर्म कर रहे थे। वही अभिमान अभी भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी एक नौकर अभिमान के कमरे में आया और अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, साहब जल्दी से उठिए, रेहा मैडम हॉस्पिटल गई है। अभिमान ने जैसे ही सुना रेहा हॉस्पिटल गई है, वैसे ही अभिमान एक झटके में बेड से उठ गया और नौकर की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, रेहा को हॉस्पिटल क्यों गई है? ये सुनकर नौकर ने डरते हुए कहा, आयुष बाबा को किसी ने चाकू मार दिया है। वो बहुत जख्मी है। आयुष्मान बाबा और दिव्या मैडम और रेहा मैडम उन्हें अस्पताल लेकर गई है। ये सुनकर अभिमान एक झटके से बेड से उठ गया और जल्दी से सोफे से अपनी शर्ट लिया और पहनते हुए दौड़ते हुए विला से बाहर निकल गया। अभिमान बहुत तेज विंग कर रहा था। अभिमान ने किसी को कॉल लगाया। फोन की दूसरी तरफ से रौनक ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ सर, आपने मुझे इतना सुबह सुबह क्यों कॉल किया है? अभिमान ने गुस्से से कहा, कल रात मेरे घर में आयुष पर हमला हुआ है। जल्द से जल्द पता लगाओ कि किसने आयुष पर हमला किया है और मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज की सारी रिकॉर्डिंग अभी के अभी मेरे फ़ोन पर भेजो। ये सुनकर रौनक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। लैपटॉप के स्क्रीन पर देखकर रौनक की आंखें बड़ी हो गई। अभिमान ने गुस्से से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे फुटेज क्यों नहीं भेज रहे हो? रौनक ने हकलाते हुए कहा, सर कल रात की तो कोई फुटेज ही नहीं है। ये सुनकर अभिमान बहुत ज्यादा हैरान हो गया। अभिमान ने गुस्से से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात का कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ है? रौनक ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, सर किसी ने कल रात की फुटेज रिकॉर्ड नहीं होने दी है। कल रात को किसी ने कैमरा बंद कर दिया था और यह कैमरा अभी कुछ देर पहले ऑन हुआ है जब सब आयुष को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इस बीच में पिछले 12 घंटे की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ये सुनकर अभिमान ने अपना हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए बोला, जल्द से जल्द पता करो कि मेरे घर में किसने जाकर आयुष पर हमला किया है। ये बोलते हुए अभिमान ने रौनक का फोन कट कर दिया। खुराना मेंशन। वैभव गहरी नींद में सो रहा था। तभी वैभव का फोन बजने लगा। वैभव ने बिना फोन की तरफ देखे फोन रिसीव करते हुए कहा, कौन है, सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहा है? फोन की दूसरी तरफ से अभिमान ने कहा, क्या तुम्हारे साथ इस समय सौम्या है? ये सुनकर वैभव ने कहा, वह मेरी वाइफ है तो जाहिर सी बात है कि मेरे साथ ही होगी। अभिमान ने धीरे से कहा, तो उससे थोड़ा दूर जा, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। ये सुनकर वैभव ने सौम्या की तरफ देखने लगा, जो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वैभव धीरे से बेड से उठ गया और फोन लेकर बाथरूम के अंदर जाते हुए बोला, क्या हुआ अभिमान, ऐसा क्या हो गया है?
जो तुम मुझे सौम्या से दूर जाकर बात करने के लिए बोल रहे हो? अभिमान ने हल्का दर्द भरी आवाज में कहा, किसी ने राजपूत हवेली पर हमला कर दिया है और आयुष को जख्मी कर दिया है। आयुष्मान और रेहा उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तू भी हॉस्पिटल आजा और सौम्या को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर वैभव हैरान होते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे राजपूत हवेली में आकर आयुष को मार सकता है? और उस समय सुहाना कहाँ थी? क्या इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी जो उसकी नींद नहीं खुली? ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तुझे सारा मैटर यहाँ आने के बाद बताऊंगा, पर तू जल्दी से हॉस्पिटल आ। ये बोलते हुए अभिमान ने वैभव का फोन कट कर दिया था। हॉस्पिटल में अंदर ऑपरेशन थिएटर में आयुष का ऑपरेशन चल रहा था। वहीं बाहर रेहा और दिव्या दोनों रो रही थी। आयुष्मान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या प्लीज रोना बंद करो और खुद को शांत करो। दिव्या आयुष्मान के गले लगाते हुए बोली, इतना सब कुछ हो गया था और आयुष की यह हालत, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सुहाना कहाँ है। सुबह से पूरे घर में मैंने उसे नहीं देखा है। ये सुनकर रेहा ने जल्दी से सुहाना को कॉल करना स्टार्ट कर दिया, पर सुहाना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी अभिमान दौड़ते हुए आयुष्मान के पास आकर बोला, आयुष कैसा है? आयुष्मान ने वार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसका ऑपरेशन हो रहा है। अभिमान ऑपरेशन ने थिएटर के अंदर देखा तो आयुष का ऑपरेशन हो रहा था। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आखिर जिसने भी यह सब कुछ किया है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे भाई को मारने की कोशिश करके, क्योंकि अब अभिमान राजपूत तुझे नहीं छोड़ने वाला है। तेरी दुश्मनी जिससे भी थी, अपनी दुश्मनी उसे निकालना चाहिए थी। इस बीच में मेरे भाई को नहीं लाना चाहिए था। तू जो कोई भी है, अब अभिमान राजपूत तुझे नहीं ने वाला है। ये सोचते हुए अभिमान बस आयुष को देख रहा था। वहीं रेहा अचानक से अभिमान के गले लग गई और रोते हुए बोली, अभिमान सुहाना सुबह से नहीं मिल रही है। वो पूरे घर में नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे डर लग रहा है जिसने भी आयुष के साथ ये सब कुछ किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सुहाना का किडनैप कर लिया है। ये सुनकर अभिमान ने अपने दोनों हाथों में रेहा के चेहरे को पकड़ा और किस करते हुए बोला, रहे रोना बंद करो। उसके सर पर हल्का सा, तुम लोग यहाँ आयुष का ध्यान रखो और मुझे सारी अपडेट देते रहना। मैं देखता हूँ कि सुहाना कहाँ पर है। मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ लेकर आता हूँ। ये बोलते हुए अभिमान अस्पताल से बाहर निकल गया। अभिमान ने रौनक को कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ से रौनक ने फोन रिसीव करते हुए कहा, सर मैंने चेक कर लिया, कोई भी कैमरा रात को ऑन नहीं था। अभिमान ने गुस्से से कहा, कैमरे को बाद में देखना, पहले जल्द से जल्द सुहाना की लास्ट लोकेशन को देखो। सुहाना कहाँ पर है? सुहाना सुबह से ही लापता है। ये सुनकर तो रौनक जल्दी से सोफे से उठ गया और बोला, मैं अभी के अभी पता लगाता हूँ कि सुहाना कहाँ है। ये बोलते हुए रौनक लैपटॉप पर सुहाना की लोकेशन ट्रैक करने लगा। करीब 10 मिनट बाद अभिमान के फ़ोन पर एक मैसेज आया। अभिमान ने मैसेज रिसीव किया तो मैसेज रौनक का था। रौनक ने सुहाना का लोकेशन भेजा था। ये देखकर अभिमान हैरान होते हुए बोला, सुहाना यहाँ क्या कर रही है? ये बोलते हुए अभिमान उस डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में सुहाना का फ़ोन लोकेशन हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद अभिमान उस जगह पर पहुंच गया। अभिमान ने देखा तो वहां पर एक कंपनी थी।
अभिमान ने उस कंपनी की तरफ देखते हुए कहा, ये किसकी कंपनी है और सुहाना की फ़ोन की लोकेशन यहाँ क्यों बता रहा है? ये बोलते हुए अभिमान कंपनी के अंदर चला गया। अभिमान ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मिसेज सुहाना मेहरा से मिलना है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और करीब 5 मिनट बाद सुहाना अभिमान के सामने थी। अभिमान ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस कंपनी में क्या कर रही हो सुहाना? सुहाना ने गुस्से से कहा, अभिमान जीजू मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अभिमान ने गुस्से से सुहाना हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर आया और गुस्से में बोला, तुम यहाँ किसी और कंपनी में काम करने आई हो और वहाँ मेरी भाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सुहाना ने अभिमान को धक्का देते हुए कहा, आपको हमेशा अपने भाई की ही पड़ी रहती है जीजू, कभी मेरे बारे में कुछ सोचा भी है आपने? अभिमान ने अपने माथे पर उंगली रख और गुस्से से फिर शांत करते हुए सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, कल रात को किसी ने आयुष पर हमला कर दिया है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस समय आयुष के साथ होना चाहिए? सुहाना ने जैसे ही यह बात सुनी वह हैरानी से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को तो ही मेरी और आयुष की लड़ाई हुई थी, तब वह बिल्कुल नॉर्मल था। अभिमान ने सुहाना के तरफ देखते हुए कहा, तुम सुबह घर से कितने बजे निकली थी? सुहाना ने कहा, मुझे नहीं पता, पर ज़्यादा सुबह नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं अब आयुष के साथ अब एक पल के लिए भी काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जॉब इंटरव्यू के लिए इस ऑफिस में आई थी। अभिमान ने गुस्से से सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों की बहुत ज़्यादा अजीब हो। वहाँ एक है जो मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई लड़ रहा है, और तुम्हें यहाँ अपनी नौकरी की पड़ी हुई है। जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर सुहाना ने कहा, बस कीजिए जीजू, आप झूठ बोल रहे हो। आयुष को कैसे कुछ हो सकता है? कल पूरी रात वह घर पर ही था। घर में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए उसे कैसे कुछ हो सकता है? अभिमान ने रेहा को कॉल लगाया और सुहाना की तरफ फ़ोन देते हुए कहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लो, अभी के अभी रेहा से पूछ लो। दूसरी तरफ से फ़ोन पिक होते ही रेहा ने रोते हुए कहा, अभिमान तुम्हें सुहाना मिल गई। ये सुनकर सुहाना ने जल्दी से फ़ोन अपने हाथ में लिया और कहा, रेहा तुम इतना रो क्यों रही हो? रेहा ने रोते हुए कहा, तुम अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आई हो? यहाँ आयुष का ऑपरेशन हो चुका है, पर उसे अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर का कहना है कि वह बस बेहोशी में तुम्हारा ही नाम ले रहा है, तुम जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ। ये सुनते ही सुहाना के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और वह रोते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को तो वह बिल्कुल ठीक था। अभिमान ने जल्दी से सुहाना को जमीन से उठाया और उसे कंधे से ते हुए बोला, ये सब हम बाद में पता करके बता दूंगा, पर तुम्हारा अभी हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर सुहाना जल्दी से अभिमान की कार में बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद अभिमान और सुहाना दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अभिमान कार पार्किंग कर रहा था, सुहाना दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर चली गई। सुहाना ने सामने देखा तो दिव्या और रेहा दोनों बहुत ज़्यादा रो रही थी। सुहाना जैसे ही एक कदम आगे जाने वाली थी, तभी सुहाना को पीछे से किसी ने खींच लिया। सुहाना ने सामने देखा तो उसके सामने वैभव खड़ा था। वैभव ने गुस्से से सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ थी तुम सुहाना? सुहाना ने रोते हुए कहा, भाई वह मैं वैभव में एक थप्पड़ सुहाना के गाल पर मारते हुए कहा,
जब आयुष पर अटैक हुआ तो तुम कहाँ थी? सुहाना ने अपना गाल पकड़ लिया। वही अभिमान में ये सब देखकर वैभव के पास आते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? वैभव ने गुस्से से कहा, आयुष की हालत इतनी क्रिटिकल है और यह कि जिसे कुछ पता ही नहीं चला। सुहाना के रोने की आवाज सुनकर रेहा दौड़ते हुए सुहाना के पास आए और उसे गले लगाते हुए बोली, आयुष ठीक हो जाएगा, सुहाना रोना बंद करो। वही वैभव ने गुस्से से रेहा और सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों मुझे बताओ कि जब आयुष पर अटैक हुआ तो ये लड़की कहाँ थी? ये सुनकर रेहा ने कहा, कल रात को आयुष और सुहाना का बहुत झगड़ा हुआ था। आयुष को लगा था कि सुहाना उसे धोखा दे रही है और उसने सुहाना पर हाथ भी उठाया था, इसी वजह से दोनों अलग अलग कमरे में थे। ये सुनकर वैभव हैरानी से अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभिमान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर आयुष की हिम्मत कैसे हुई सुहाना पर उंगली उठाने की? अभिमान ने गुस्से से कहा, तुझे इस समय लड़ाई करनी है? तुम्हें नहीं लगता कि हमें पता करना चाहिए कि राजपूत हवेली पर फिर रात को किससे अटैक किया था और किसकी वजह से मेरे भाई की यह हालत है? बाकी जो भी मामला है हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये बोलते हुए अभिमान डॉक्टर के केबिन में चला गया। वहीं वैभव भी उसके पीछे चला गया। रेहा ने सुहाना के पीठ को सहलाते हुए कहा, आयुष को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। ये बोलते हुए रेहा उसे आयुष के बोर्ड में ले गई जो अभी भी बेहोश पड़ा था। सुहाना ने जैसी आयुष की हालत देखी वह बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसके हाथ पैर में और पेट में बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी। वह चारों तरफ से मशीन से घिरा हुआ था। ये देखकर सुहाना फर्श पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। सुहाना बस रोते हुए आयुष से माफी ही मांग रही थी। वहीं रेहा को ही साथ देखकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। रेहा ने रोते हुए सुहाना को उठाकर कहा, कुछ नहीं होगा आयुष को, वह ठीक हो जाएगा। सुहाना ने रोते हुए कहा, सारी मेरी गलती है रेहा, अगर मैं आयुष को पहले ही बता दिया होता कि मैं रौनक के साथ बस सिया के लिए शॉपिंग करने गई थी तो ना हमारे बीच ये लड़ाई होती और ना बात यहाँ तक पहुँच जाती। ये बोलते हुए सुहाना बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वही आयुष्मान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या अब तो आयुष का ऑपरेशन भी हो गया है, प्लीज तुम कुछ खा लो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा इतनी देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है दिव्या। रेहा ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या आयुष्मान सही बोल रहा है, प्लीज तुम जाकर कुछ खा लो, यहाँ पर मैं और सुहाना है और वैभव भाई अभिमान भी है, प्लीज तुम कुछ जाकर खा लो। ये सुनकर दिव्या आयुष्मान के साथ आयुष के वोट से बाहर निकल गई। वही सुहाना अभी भी बहुत ज्यादा रो रही थी। सुहाना ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर इस तरह से बेहोश मत पड़े रहो, प्लीज होश में आ जाओ। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।